तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपनी शेड्यूल नंबर 5 से। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक शेड्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था। कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया था ये भी पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लेक्चर देखें, तभी जाके आपको ये आगे की लेक्चर समझ में आ पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना शेड्यूल नंबर 5 से। शेड्यूल नंबर 5 में मेंशन किया गया है स्पेशल प्रोविज़न फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 5। इसमें उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यानी कि आपको पता ही होगा हमारे देश में कि एससी और एसटी कैटेगरी वालों की कितना ज़्यादा आरक्षण है। अब हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 6, स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़। कुछ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और ये चीज़ हमारे शेड्यूल नंबर 6 में मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल नंबर 7। इसमें बताया गया है, इसमें जो मेंशन किया गया है वो चीज़ है लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की सूची। हमारे संविधान की 3 सूचियाँ हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघ सूची। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। अब हमारे यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में टोटल 100 सब्जेक्ट्स है, यानी अभी मॉडर्न के टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो 100 है, लेकिन उनको मेंशन किया गया है, मतलब नंबर किया जाता है बस 97। यूनियन लिस्ट में ऐसे लिस्ट आते हैं, ऐसे लिस्ट जिस पे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का राइट जो है वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, यानी कि बस केंद्र ही है जो उस पर कानून बना सकता है। दूसरा आता है हमारा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें अभी मॉडर्न जो है वो टोटल 61 सब्जेक्ट्स है, लेकिन पहले यानी कि अर्लियर में इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स थे। 5 इसमें से कम कर दिया गया है। और ये ऐसे लिस्ट होते हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। और इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स है अभी मॉडर्न, और अर्लियर में 47 सब्जेक्ट्स थे। इसको अडॉप्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्करेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। और इसमें 5 सब्जेक्ट्स और ऐड किया गया था, मतलब पहले 47 था, अभी 52 है। तो 5 सब्जेक्ट्स ऐड किया गया था कब? जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब इसमें 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था। और ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये हमारे स्टेट लिस्ट से लिया गया है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 हो गए, क्योंकि उसमें से 5 निकाल के हम कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जिससे ये 47 से 52 हो गया है। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल नंबर 8 यानी कि अनुसूची 8। इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की भाषाएं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज जो था वो हमारे पास टोटल 14 था, और लेकिन अभी मॉडर्न का जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है वो टोटल 22 हो चुका है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के बारे में हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले उसमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये जो 14 लैंग्वेजेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे लिस्ट में, ये 14 लैंग्वेजेस जो है ये हमारे बेसिक लैंग्वेजेस है। लेकिन अभी मॉडर्न के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिया गया है। लेकिन नोट करने की बात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ही नहीं किया गया था। अब जो अमेंडमेंट के बाद हमारा लैंग्वेज जो ऐड हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहला है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ था जब 1967 में। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधु लैंग्वेज को ऐड किया गया था। उसके बाद ऐड किया गया जब 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उस टाइम 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, वो था हमारा नेपाली, मणिपुरी और कंकणी। ये 3 लैंग्वेज ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के थ्रू। इसके बाद है हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उस टाइम हमारे पास 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, मैथिली, बोडा, डोगरी और संथाली।
और ये मिला के टोटल 22 लैंग्वेज हो गया, जो कि मॉडर्न में हमारे मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास टोटल 22 है। इसके बाद देखेंगे हम शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 में है मेंशन किया गया है लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार कानून। इसको ऐड किया गया है हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1951 में हुआ था, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था 1950। आपको पता ही होगा 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम भारत सरकार के पास एक भी ज़मीन नहीं थी जिससे कि वो हमारे देश का एकीकरण कर सके। उनको बहुत सारी ज़मीनों की ज़रूरत थी, बहुत सारी भूमि की ज़रूरत थी, बट वो जितने भी हमारे देश में जो भी ज़मीन भूमि थे वो या तो ज़मींदार के पास थे या फिर प्राइवेटिवली लोग के पास थे। बट लेकिन ये सारी चीज़ों को देखते हुए 1950 में हमारे एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने ही भूदान आंदोलन चलाया था, जो कि ये स्टेट करता था, यानी उनका कहना था कि अपनी ज़मीनों का दान करें। वो हमारे महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहते थे कि हमारे देश में को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने कितना कुछ किया है, तो क्या हम उनके लिए, क्या हम हमारे देश के लिए थोड़ा सा कुछ अपना भूमि दान नहीं कर सकते। ये कहकर उन्होंने 1950 में भूमि के दान के लिए भूदान आंदोलन चलाया था। इस चीज़ से प्रभावित होकर कई लोगों ने तो अपनी भूमि का दान किया, लेकिन ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस चीज़ से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ और वो अपनी भूमि का दान कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जब ये दान नहीं कर रहे थे तो हमारी सरकार को भी एक कड़ा मतलब रूल्स अपनाना पड़ा, और उसी रूल के थ्रू हमारा शेड्यूल नंबर 9 बनाया गया, जिसमें लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म मेंशन किया गया है। बट ये चीज़ें हमारे पुराने उस टाइम की है, लेकिन अभी के टाइम में उस टाइम सरकार द्वारा कहा गया था कि सरकार जो है ये इस शेड्यूल के थ्रू किसी भी लोग का भूमि को अपने कब्जे में कर सकता है, और इसके बदले में उस आदमी को मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इस चीज़ को लेके वो ना तो कहीं भी एफआईआर कर सकता है, ना ही वो किसी भी कोर्ट, किसी भी न्यायालय में जा सकता है। लेकिन यह चीज़ 1973 में चेंज कर दिया गया है। अब हम देखेंगे शेड्यूल नंबर 10 के बारे में। शेड्यूल नंबर 10 में मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल पर रोक कानून, यानी कि दल बदलने पर रोक लगाया गया। बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो कि क्या करती थी कि अपना दल बदल लेती थी, तो इस चीज़ को रोक लगाया गया और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू, जो कि राजीव गांधी द्वारा ऐड किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 में बताया गया है पंचायत बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पंचायत जो है वो भी भारतीय संविधान का एक हिस्सा होगा। ये चीज़ें मेंशन की गई है शेड्यूल नंबर 11 में। इसको ऐड किया गया था 73 अमेंडमेंट 1992, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें इसको ऐड किया गया था। और ये ऐड करने का पूरा श्रेय जाता है बलवंत राय मेहता को। उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया और उनके द्वारा ही ये चीज़ें जो है पंचायत को हमारे संविधान का हिस्सा बनाया गया। पहले यह स्थानीय स्वशासन पे डिपेंड करता था, पंचायत जो भी है मुखिया वगैरह, लेकिन इसको संविधान का एक हिस्सा बना दिया गया, जो कि हम संविधान के पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे भी। उसमें पंचायत को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसका पंचायत का एक हिस्सा बना दिया गया है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 12 में आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक दर्जा जो है वो शेड्यूल नंबर 12 में मेंशन किया गया है। ये पहले भी थे बट इनको संविधान में कोई दर्जा नहीं दिया गया था, ना ही पंचायत को और ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, ये सारी चीज़ें जो भी हैं जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, इसको ऐड नहीं किया गया था संविधान संशोधन में। तो इसको संविधान में ऐड किया गया संशोधन करने पे, और पंचायती राज जो है ये 73 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया है। इन दोनों चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट नंबर 9 में। फ़िलहाल के लिए इतना ही था।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें जो भी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और हम चाहते हैं कि मेरी वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस चीज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।